अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर पे नातिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। और आज का दिन यानी 17 जुलाई का दिन पाकिस्तान की तारीख का, पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक बहुत ही मुख्तलिफ दिन, और शायद अगर उसको हम सिविलियन सुप्रीमेसी से ताबीर करें तो इसमें भी वो गलत नहीं होगा। ये मौजज़ा हुआ है, ये करामात हुई हैं, कोई भी इस चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन जो सबसे अच्छी बात हुई है, क्योंकि ये जीत बेशक पीटीआई की हुई है, लेकिन जिस तरीके से पीटीआई की जीत को जो अपोजिशन पार्टीज यानी अपोजिशन से मुराद उनके सियासी हरीफों ने जिस तरह से तस्लीम किया है, वो उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है। मलिक अहमद खान साहब ने इसको खुश आइंद करार दिया। मरियम नवाज साहिबा की ट्वीट आई जिसमें उन्होंने कहा बाकायदा तौर पे कि हमें हार जीत को तस्लीम करना चाहिए, अवाम के फैसले के आगे सर झुकाना चाहिए, सियासत में ये चीज़ें होती हैं, दिल बड़ा करना चाहिए। तो ये जो एक जेस्टर आ रहा है, ये जेस्टर पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज़रूरी था। हमने भी कल से अब तक लाहौर में सारा बस 10 से 15 मिनट पहले हम स्टूडियो यहाँ पर इस्लामाबाद वापस पहुंचे हैं और लाहौर में इस जश्न का समा है और शायद होना भी चाहिए था। जो पीटीआई का इलेक्शन सेल था उसके बाहर हमारे नुमाइंदे कासिम अरशद खड़े हुए हैं और ये कासिम अरशद ज़रा मैं चाह रही हूँ कि आपका जो कैमरामैन है, आपसे तो मैं बात करती हूँ, ज़रा पैन करे और दिखाए कि वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या गहमा गहमी है, किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। चेयरमैन सेक्रेटेरिएट के बाहर के मनाजिर हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश नज़र आ रहा है। आमतौर पे ये शाहराह सिग्नल फ्री कॉरिडोर है, ताम चूँकि यहाँ चेयरमैन सेक्रेटेरिएट में कारकुनों की काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और उनका आना जाना लगा है, उसके बाद जो है वो ये जो रोड प्रॉपर तौर पर ब्लॉक है और वो खुशी के मनाजिर की वजह से ही ये ब्लॉक है, चूँकि कारकुन काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं और वो जश्न मनाने के लिए यहाँ पे आए हैं, क्योंकि गैर सरकारी गैर रस्मी नतीजे के मुताबिक अब तक जो है वो तहरीक इंसाफ को वादे बरतरी मिली है और कारकुन काफ़ी पुरजोश नजर आ रहे हैं, काफ़ी खुश हैं। कैमरामैन दिखा सके तो हमारे यहाँ दाएं जानिब कारकुन काफ़ी ज़्यादा पुरजोश हैं और ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं पार्टी के हक में और काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं और जाहिर बात होना भी चाहिए क्योंकि जो है वो तहरीक इंसाफ। अच्छा, उनसे एक चीज तो ये कासिम, उनसे ये गुजारिश कीजिएगा कि इस वक्त कोई नेगेटिविटी ना फैलाएं, खुशी का दिन है तो खुशी मनाएं और अगर वो आपसे कोई बात करना चाहे और उनसे पूछे कि क्या वो ये जीत एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनको उम्मीद थी कि इतनी बड़ी जीत का दिन हो सकता है 17 जुलाई उनके लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि तहरीक इंसाफ को आपका नैरेटिव था चेयरमैन का और आपको इतनी यकीन था कि तहरीक इंसाफ इतनी वाज़े बरतरी लेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें आज सुरखुरू किया। जो जनाब चेयरमैन इमरान खान साहब का एक बयानिया था उसको लोगों ने मनो अन तस्लीम किया, उसमें लोगों ने मतलब किसी किस्म का कोई शक शुबा था ही नहीं। जिस तरह से ये इम्पोर्टेड हुकूमत कहती रही शुरू दिन से कि जी ये झूठ है, ये सिर्फ एक जो है वो अपने आप को पॉपुलर करने के लिए जिस तरह का झूठ जो है वो इमरान खान फैला रहा है, उसको लोगों ने मुस्तरद कर दिया, हर तौर से। ये बताएं कि आप किस तरह इस फतह को जो भी गैर सरकारी गैर रस्मी नतीजे के मुताबिक है उसको किस तरह से कबूल करते हैं? ये तो आप सुबह पता चलेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। जो अभी तक नताइज आ रहे हैं, एक जो सेट हो गया, ट्रेंड सेट हो गया है, उसमें तहरीक इंसाफ की वाज़ेह बरतरी नज़र आ रही है। अगर इसमें कुछ इम्पोर्टेड हुकूमत या कुछ न्यूट्रल्स अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहेंगे तो देखिए इनका ये कहना है कि अब तक का जो नतीजा है गैर सरकारी गैर रस्मी नतीजे के मुताबिक, उसके मुताबिक तो वादे तौर पे तहरीक इंसाफ को बरतरी है और शुक्र भी अदा कर रहे हैं, खुशी का इजहार भी कर रहे हैं, तमाम थोड़े थोड़े से खदशात का इजहार भी कर रहे हैं। लेकिन यह है कि हर कोई खुश है क्योंकि उनका ये मानना है कि तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव है। कासिम, हमने सुना है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो इस वक्त यही वाली बेसिकली सूरत हाल है। अच्छा, लीडरशिप भी वहां पर मौजूद है पीटीआई की, वो जश्न में शामिल है और इमरान खान साहब की विक्ट्री स्पीच हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो उन्होंने नहीं की, कोई खास वजह? अच्छा देखिए, इंतखाबी मुहिम के दौरान हमने एक बड़ी वादे और एक मुख्तलिफ चीज़ देखी तहरीक इंसाफ की जानिब से कि इस बार हमें कौमी जो रहनुमा थे तहरीक इंसाफ की जानिब से वो हमें पहली सफ़ों पर नज़र आए। आज भी जो है वो सारा दिन वो हलकों में नज़र आए हमें जो तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा थे, जबकि जो फवाद चौधरी साहब, हमाद अदर साहब, शौकत तरीन साहब हमें बड़ा मुतहरिक नज़र आए सारे सिनेरियो में और वो चेयरमैन सेक्रेटेरिएट में मौजूद थे दिन भर और जो रिजल्ट आ रहा था पोलिंग स्टेशन की जानिब से जो 6 बजे के बाद उसको मॉनिटर कर रहे थे।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच कासिम, अपना ख्याल रखिएगा। और मैं जरा अमीर अब्बास आपकी तरफ चलती हूँ। अमीर अब्बास साहब, ये क्या हो गया? मतलब क्या हो गया ये ये वही हो गया है जो हम देखें नादिया प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि ये तो मैं समझता हूँ हाँ। कि कमाल भी हो गया है और हद भी कर दी है खान साहब ने। यानी है ना, जितने अंदाजे थे वो सारे अंदाजे गलत साबित हुए। हम भी ये तो मान रहे थे कि खान साहब जरूर सीटें हासिल करेंगे, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि वो इतनी ज्यादा सीटें हासिल कर सकते हैं। यानी 17 सीटें, और जो एक आजाद उम्मीदवार है वो भी जाहिर बात है इन्हीं के साथ शामिल होगा। और यानी तकरीबन 75% मीडिया इमरान खान साहब के खिलाफ चल रहा था। हुकूमत का फाशिज्म आप देख रहे थे कि वो जो 25 मई को लॉन्ग मार्च रोकने के लिए किया गया, सहाफियों के ऊपर जिस तरह से क्रैकडाउन किया जा रहा था, इलेक्शन के अंदर जो प्री रेगिंग के इल्जामात वो जिस तरह लग रहे थे हुकूमत पर, एक मुकम्मल कंट्रोल्ड सोसाइटी, कंट्रोल्ड स्टेट बना दी गई थी। इदारों पे इल्जामात, इलेक्शन कमीशन बाइस, हाँ एग्जैक्टली गद्दारी के मुकदमात कायम किए जा रहे थे, आर्टिकल 6 के लगाने की बातें हो रही थी। हुकूमत इतनी बेखौफ और इतनी बेडर हो चुकी थी कि वो जो सोचती थी रात को सुबह कर देती थी। जब इतनी मजबूत हुकूमत हो और इतनी आसाब शिकन 3 महीने की जंग जारी रही हुकूमत में और ऑपोजिशन में, इसके बावजूद मैं समझता हूं कि अगर ये 10 सीटें भी लेते तो भी ये बहुत बड़ा कमाल होता। इतनी यानी टफ कंपटीशन के अंदर जहां आपकी प्रेडिक्शन क्या थी? आप क्या सोचे बैठे थे अमीर अब्बास? क्योंकि मैं भी लाहौर में थी, आप भी लाहौर में हैं, हम जो लोगों से बात कर रहे थे। जी, मेरी प्रेडिक्शन जो थी वो तो नादिया 9 से 10 सीटें थी। मुझे लगता था कि वो 13-14 सीटें हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वो उनकी पॉपुलैरिटी जरूर थी, बट जिस तरह एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बना दिया गया था, जिस तरह ये हुकूमत इलेक्शन को मैनेज करना चाहती थी अपने लिए, उसको देख के लग रहा था कि शायद 9 या 10 सीटें। फिर टर्नओवर आप देखें कि डेरा गाजी खान में 58,000 से ज्यादा वोट्स हासिल किए खोसा साहब ने। इतने तो एमपीए की सीट के ऊपर जनरल इलेक्शन में भी बाज़ औक़ात नहीं आते हैं। बाय इलेक्शन के अंदर इतना टर्नओवर और इतने बैकवर्ड, जी बिल्कुल इतना टर्नओवर सामने आना, मेरा ख्याल है कि खान साहब का जो, देखिए हम अमूमन जब ये इलेक्शन के नताइज आते हैं तो हमें एक अरसा हो गया है इलेक्शन कवर करते हुए, तो हम बहुत सारे मुहावरे इस्तेमाल करते हैं कि बुर्ज उलट गए और आंधी चल गई। मुझे तो आज कोई मुहावरा नहीं मिल रहा कि हम किस तरह से इस विक्ट्री को डिस्क्राइब कर सकें। इसके लिए यानी 2/3 से भी ज्यादा मेजॉरिटी। एग्जैक्टली। अच्छा, ये वैसे खान साहब की सुन ली गई है, वो जो खान साहब कहते थे ना कि इस बार अगर हुकूमत में आना है तो 2/3 मेजॉरिटी से आऊंगा वरना फिर नहीं आऊंगा, तो मेरा ख्याल है सुन ली गई है खान साहब की। और लेट्स सी कि इसका इम्पैक्ट अब आने मतलब वफाक की हुकूमत पर क्या पड़ेगा। कुछ लोगों का तज्जिया ये है कि अब इलेक्शन शायद वक्त से पहले हो जाएं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जिसको कहते हैं कि वो नौशता दीवार बन गई हैं, उस पर पढ़ी जा रही हैं, तो कुछ लोगों का ये तज्जिया भी है। मैं आपके पास दोबारा आऊंगी अमीर अब्बास साहब। हम जो बात कर रहे हैं ना, जिस तरह से अमीर अब्बास ने भी कहा कि हमने खुद लाहौर में विटनेस किया, वहां पे वोटर परेशान था, पीटीआई का वोटर कभी इस हल्के कभी उस हल्के जा रहा था, शिकायतें कर रहा था कि हमारे पास जो है वो हमारा नाम लिस्ट पे नहीं है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारा इस हल्के से उस हल्के वोट कर दिया। मैंने एक ट्वीट भी इसमें की थी जिसमें मैंने बताया था, वो जो हम बेसिकली जिन लोगों से हमारी बात हुई थी, एक छोटा सा क्लिप है, मैं चाहूंगी कि वो चलाएं। PP 170 में जब हम गए थे वहां के एक पोलिंग स्टेशन पर, तो वहां पर ये तो मैंने 2-3 लोगों से यहाँ पर बात करी थी, लेकिन उसके अलावा 2-3 लोग और भी थे जो यही शिकायत कर रहे थे। तो यहाँ पर ये जो छोटी छोटी शिकायतें हैं, ये अगर पीटीआई उस तरीके से नहीं जीत पाती जिस तरह से वो जीती, तो ये शिकायतें एक बहुत बड़े तूफान का पेशखेमा हो सकती थी। क्या कह रहे थे वो वोटर्स, जरा सुनिएगा। क्या हुआ है आपके साथ? सर, मेरा वोट जो है ना उकाड़ा में डाल दिया है। मैं 18 साल से वाबरा टाउन में रह रहा हूँ और मैंने इसको तब्दील करने के लिए भी दरख्वास्त दी थी 16 तारीख को, बिफोर टाइम जो इनका था उससे पहले, लेकिन आज तक चेंज नहीं हुआ। मेरी मिसेस का वोट इधर ही है और मेरा वोट जो है वो उकाड़ा में चला। और 2018 के इलेक्शन में आपने यही वोट डाला? यही वोट डाला था। तो अगर पुरानी वोटर लिस्ट के मुताबिक ही इलेक्शन हो रहा है तो फिर तो आपका वोट यही होना चाहिए। लेकिन अब हम तो नहीं समझते। क्या मैंने ट्राई भी किया, कोशिश भी किया उसको चेंज करने के लिए, वो चेंज नहीं हो सकता।
और 2018 में आपने क्या बता सकते हैं कि किस पार्टी को वोट डाला था? मैंने पीटीआई को डाला था। अच्छा, तो आप पीटीआई के वोटर हैं और अब आपका वोट लाहौर से बाहर ओकाड़ा उकाड़ा चला गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो समझ नहीं आती है। उकाड़ा तो मैं जा नहीं सकता, उधर तो वोट है ही नहीं आज, वो तो नेक्स्ट इलेक्शन में होगा जब भी होगा। आपके साथ भी ये इशू है? ऐसे ही है, मैं तो बड़ी देर से जो ना वो इधर उधर मैं फिर रहा हूँ कि कोई कंप्लेंट मेरी जो ना इसको जो ना आगे फॉरवर्ड करे कि ज़ाहिर वोट डालने के लिए आया हूँ। मुझे भी तकरीबन 22-23 साल से ज़्यादा अरसा हो गया यहाँ पे आए हुए इस एरिया में। तो इस दफ़ा फर्स्ट टाइम जो ना ये हुआ है कि मेरा वोटिंग के लिए मैं आया हूँ, तो उन्होंने ये बताया कि आपका वोट यहाँ से शिफ्ट होकर ना आपके पुराने इलाके में जहाँ में हम 50 साल पहले जो ना रह रहे थे वहाँ पे जो ना वो शिफ्ट हो गया। आपका वोट ज़ाया हो गया? ज़ाहिर वोट ज़ाया हो गया। खाली एक वोट नहीं, हमारे घर के 4 वोट हैं और 4 वोट। और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हम जो ना पीटीआई को पहले भी दिया था, अब भी हमारा पीटीआई का वोट। आपके साथ क्या हुआ? जी, मेरे साथ भी मेरा अपना वोट तो इधर है, लेकिन मेरी बेटियों को जो वोट वो शिफ्ट हो गए हैं पूरे वाले। अच्छा, इस किस्म की जो शिकायतें थीं वो शिकायतें मैं फिर ये बात कर रही हूँ कि अगर पीटीआई नहीं जीत पाती तो ये शिकायतें बड़े बड़े अलमिये को जन्म देती। सिर्फ चलाने का, इसको इस्टेब्लिश करने का मकसद ये था कि जब हमने ट्वीट की तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप अपनी बात कर रही हैं, आपके पास कोई सबूत नहीं है। एक तो ये कि सबूत के तौर पर हमने उनको दिखाया जो ये बात शिकायत कर रहे थे, और दूसरा मकसद ये था कि इलेक्शन कमीशन से जो गलतियाँ हुई हैं, और अगर ये गलतियाँ हो गई हैं तो कम से कम आने वाले जो भी इलेक्शन होंगे, जब भी होंगे, इस किस्म की गलतियां ना दोहराई जाए। आज के दिन से सियासी जमातों के लिए क्या पैगाम है, सियासी जमातों के लिए क्या सबक है, और किसके बयानिए की जीत हुई है, इस पर भी जरा मुख्तसर से बात करेंगे ब्रेक से वापस आकर। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अमीर अब्बास साहब, देखिए, एक तो ये है कि चलें जी, एक बहुत बड़ा अपसेट हो गया, बकौल आपके कमाल हो गया, मैं कहती हूँ कमाल से भी ऊपर की एक चीज हो गई, बट ये इट्स डन, इट्स ओवर, इट हैपेंड। इससे हमें कोई सबक मिलता है? मुझे सबसे जो अच्छी बात लगी वो ये कि बड़े खुले दिल के साथ PMLN ने, मलिक अहमद खान साहब ने भी और मरियम नवाज साहिबा खुद ने उसको उनकी फतह को कबूल किया, उनको मुबारकबाद भी दी और कहा कि गुड जेस्टर, मतलब शो किया कि जी दिल बड़ा। इसकी कितनी जरूरत थी इस वक्त हमारे सियासी मंजरनामे पे, सियासी माहौल में? मेरा ख्याल है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था नादिया के वो इसको एक्सेप्ट ना करते, क्योंकि इतनी वाजे और क्रिस्टल क्लियर विक्ट्री बन रही थी। जब 6 बजे के बाद, यानी जैसे ही 6 बजे और इलेक्शन के रिजल्ट हमने दिखाना शुरू किए, तो उस वक्त तहरीक इंसाफ तकरीबन 20 में से 7 सीटें हासिल कर रही थी, और वो बढ़ती बढ़ती तादाद जब 15 पर गई तो हमने कहा कि अब ये मामला कंट्रोल से पार हो रहा है, अब ये बिग बैंग है, अब नहीं संभाला जाएगा। फिर जब ये 17 पर गया तो हमने कहा कि बस अब तो, यानी इसको आप जितना भी कम कर देंगे तो जो एंड है, यानी जो ये तो मीन है इलेक्शन, जो एंड इमरान खान ने अचीव करना था वो पंजाब में हुकूमत थी, उसके लिए इमरान खान को 12 सीटें चाहिए थी आज सिर्फ, तो कहां 17 और कहां 12। सो वो एंड अपना अचीव कर चुके थे। जब ये PMLN को नजर आ गया, मरियम नवाज को, मलिक अहमद खान, इन बाकी लोगों को, देखिए 19-20 का फर्क होता है ना, तो उसमें धांधली का शोर मच। अच्छा, पर ये हुकूमत है भाई, इमरान खान तो धांधली का शोर मचाते समझ में आने के बाद, ये हुकूमत कैसे इन नताज को ना मानती? इनके पास ऑप्शन ही नहीं था, लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन ना। ये क्या कहते, धांधली होगी हमारे साथ, ये कैसे कह सकते थे भाई? शहबाज गिल को आपने आज पकड़ लिया, जुल्फी बुखारी के ऊपर आपने रेड किया, अली अमीन गंडापुर का रास्ता बंद करने के लिए आपने पूरा पुल बंद कर दिया, शिबली फराज को भी निकालने की कोशिश, बिल्कुल कह सकते, शिबली फराज, बिल्कुल। सो इस हुकूमत के पास कोई ऑप्शन, ये मैं समझता हूँ कोई इनकी कोई बड़ी ये नेक नामी नहीं है कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन चले फिर भी अच्छा जैसा ही होता है। अभी आप कुछ दिन पहले तक इस हुकूमत का जो फाशिज्म, और यही मलिक अहमद खान साहब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे आज से 3 दिन पहले तक, उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आपने इनके लहजे में गरूर देखा, तकब्बुर देखा आपने इनके लहजे में? अताउल्लाह तारड़ साहब के लहजे में आपने गरूर देखा? राना सनाउल्लाह साहब तो कहते थे कि मैं इमरान खान तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हें घर से नहीं निकले दूंगा। ओ भाई, उन्होंने तो आपके पंजाब में आपके घर में घुस के आपको मार दिया बाप। सो इनको हम कहते थे कि भाई इस किस्म के बड़े बोल मत बोला करें, एवरी राइज एज अ फॉल एंड एवरी फॉल एज अ राइज। आपने 3 दफा पहले फॉल देखा था, अल्लाह ने आपको राइज दिया, ये फिर फॉल में तब्दील होना था, लेकिन ये समझ बैठे थे कि शायद आप जब क़यामत आएगी तो ही फिर हमारी इक़्तिदार भी खत्म होगा। तो हम अच्छा, तो मेरा ख्याल है वो जो जरदारी साहब, सलमान बन गए।
हाँ, जरदारी साहब जो PMLN के लिए और शरीफ खानदान के लिए कहते हैं ना कि जब ये हुकूमत से बाहर होते हैं तो पैर पकड़ लेते हैं और हुकूमत में आते हैं तो गर्दन पकड़ लेते हैं, तो मेरा ख्याल है इनका बिल्कुल जरदारी साहब ने उनको बिल्कुल सही जज किया हुआ है। जरदारी साहब ही तो मरवाने वाले हैं। आप देखें ना, आज किसको शिकस्त मिली? आज आसिफ जरदारी को नहीं मिली। आज तो देखिए, आसिफ जरदारी ने तो 3.5 महीने अपने बेटे को फॉरेन मिनिस्टर बना लिया, उनकी ट्रेनिंग भी करवा ली। जो मजीद ये 1-2 महीने ये हुकूमत और है, वो भी वो ट्रेनिंग उनको मिल गई कि इस इलेक्शन को मैनेज करने के लिए वो 100 यूनिट बिजली किधर गई भाई? वो कहां गया आपका ऐलान? वो 18 रुपए पेट्रोल कम कर दिया, 40 रुपए डीजल कम कर दिए, वो कहां गया? लोगों के अंदर जो परसेप्शन है, डेमोक्रेसी में परसेप्शन इज बिगर देन रियलिटी। इनकी जो परसेप्शन है वो खराब हो चुकी थी, और वो खराब हुई थी इनके अपने वे ऑफ गवर्नेंस की वजह से। इनकी परसेप्शन खराब हुई थी जिस तरह आते साथ इन्होंने हुकूमत बनते ही जो काम शुरू कर दिए, उन्होंने लोगों के दिल में इनके लिए जो जगह थी वो कम करना शुरू कर दी कि ये तो आए अपने मफाद के लिए है, ये तो आए सिर्फ नैब का कानून खत्म करने के लिए है, ये तो आए सिर्फ मकसूद चपरासी को रास्ते से हटाने के लिए है। सो वो जो परसेप्शन थी, वो परसेप्शन इनको बेसिकली ले डूबी। फिर ये जो इन्होंने कहा कि जी महंगाई, इमरान खान महंगाई करता है, इसको निकालो, आपने आके उससे ज्यादा महंगाई कर दी। ये कहते थे इमरान खान ने तो IMF के हाथों मुल्क को गिरवी रखवा दिया, ये खुद IMF के पास चले गए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये सब तो आपकी बातें बिल्कुल ठीक है मेरे बात। लेकिन अब मसला ये है कि चलिए जी, पंजाब में तो जाहिर सी बात है हुकूमत चेंज हो गई, हमजा शहबाज आज जाहिर है वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे, अब जो भी होगा। 2-3 चीज़ें चल रही हैं। एक तो ये कि लोग अब इस बारे में क्यूरियस हैं कि इसका वफाक पे क्या असर होगा। क्या अब अर्ली इलेक्शंस होंगे? कुछ लोग अक्टूबर की बातें भी अब कर रहे हैं कि उनको नज़र आ रहा है कि जी आगे क्या है तो हम अर्ली इलेक्शंस हो जाएं। आपको इस हवाले से क्या लग रहा है कि अर्ली इलेक्शंस होंगे, वफाक पे असरअंदाज होगी ये चीज़ पंजाब की फतह? देखिए नादिया, शहबाज शरीफ साहब की जो वजारत उज़्मा है, वो तो एक तरफ से फैजाबाद पुल पर खत्म हो गई है, दूसरी तरफ से बारागू पे खत्म हो गई है, और तीसरी तरफ से तरनौल फाटक पे खत्म हो गई। इसके बाद अब शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं है। एक तरफ पंजाब में PTI और PMLQ की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर में PTI की हुकूमत। अब कोई ऑप्शन नहीं है शहबाज शरीफ साहब के पास इसके अलावा कि वो बेहतर ये है कि वो अपने लिए सेफ एग्जिट लें। अगर वो इमरान खान के को इस वक्त इलेक्शन नहीं देंगे, उनसे और गलतियां होंगी, क्योंकि उनकी हुकूमत सुकड़ गई है, उनके पास पब्लिक को रिलीफ देने के लिए कुछ नहीं है। आप 2008 से 2013 का पीपल्स पार्टी और PMLN का दौर अगर याद करें, यहाँ शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे, यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर, आसिफ जरदारी प्रेसिडेंट थे। जब यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ जरदारी पंजाब आया करते थे तो प्रोटोकॉल के तहत चीफ मिनिस्टर का काम होता था कि उनको रिसीव करे एयरपोर्ट पे, लेकिन शहबाज शरीफ ने कभी आसिफ जरदारी और गिलानी साहब को रिसीव नहीं किया था। इतनी महाजर आई थी। फिर गवर्नर सलमान तासीर के जमाने में क्या कुछ होता था शहबाज शरीफ और उनके दरमियान। लतीफ खोसा जब गवर्नर थे तब तो हुकूमत नहीं चल सकती इस तरह से। आज पंजाब में इमरान खान और परवेज इलाही की हुकूमत हो और मरकज में शहबाज शरीफ की हुकूमत हो, वो कैसे चलने देंगे? शहबाज शरीफ, अच्छा अगर ये उनके ऊपर मुकदमे करना शुरू अच्छा एक ठीक है उनके साथ किया। अच्छा दूसरा एक और भी है, एक और चीज भी है। लाहौर में जब हम थे तो हम ये बातें सुन रहे थे कि अगर अब जैसे PTI की हुकूमत पंजाब में भी बन जाती है तो हो सकता है कल इनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी का CEC का इजलास भी है, इमरान खान साहब ने बनी गाला में बुला लिया है कि ये बात भी अब रखी जाएगी कि यहाँ पर प्रेशर बिल्ड करने के लिए कि वफाक की हुकूमत खत्म हो, अगले इलेक्शन जल्द हो, तो KPK की जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है वो भी डिसॉल्व कर दें, पंजाब की गवर्नमेंट भी डिसॉल्व कर दें। फिर जाहिर सी बात है स्टैंड स्टिल होगा तो वफाक भी खत्म होगी और फिर नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। इस बात में आपने सुनाई आप तक आई है, कोई जान है? जी जी बिल्कुल, ये बात हमने सुनी भी है और इसमें जान भी है। इमरान खान चूंकि खुद इलेक्शन मांगते आ रहे हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट पर भी दबाव डाल रहे थे कि इलेक्शन करवाएं। उन्होंने जैसे ही डिप्टी स्पीकर से रूलिंग पास करवाई, उन्होंने खुद प्रेसिडेंट को लिखा कि असेंबली डिसॉल्व कर दें। सो अब अगर इमरान खान इलेक्शन की तरफ नहीं जाते और वो पंजाब असेंबली और KP की असेंबली को बचा के रखते हैं, तो उनका ये यू टर्न होगा। वो उनके ऊपर लोग क्रिटिसाइज करेंगे, सवाल करेंगे कि आप जब आप मरकज में थे तो आपने असेंबली डिसॉल्व कर दी, आज आप पंजाब में क्यों डिसॉल्व नहीं कर रहे? आज आप KPK में क्यों डिसॉल्व? और अगर वो डिसॉल्व कर दें ये दोनों असेंबलीज
और मरकज में जो उनके एमएनएज हैं, जिसमें वो खुद भी शामिल हैं, वो जाके बाज़ाब्ता तौर पे स्पीकर के पास अपने रिटर्न जाके अपनी एंडोर्समेंट कर दें रेजिग्नेशन की, मुल्क नहीं चल सकता। अस्सलाम वालेकुम एतजाज हसन साहब। एतजाज हसन साहब, ये जो कुछ आज पंजाब में हुआ, हम तो ये सोचे बैठे थे या पीटीआई सोचे बैठी थी कि जी इतनी सीट्स कम से कम मिल जाएं कि पंजाब की हुकूमत चेंज कर लें, बदल लें, लेकिन यहाँ तो एक बहुत बड़ा अपसेट। आपने कभी अपनी इतनी सियासी तारीख में ये ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया है? क्या हुआ आज पंजाब में? ये तो एक इस लिहाज से तो अनोखी बात हुई है कि पहले ये इस तरह का नहीं हुआ, और मैं समझता हूँ कि इमरान ने बड़ा टेनेशियसली और बड़ा कंसिस्टेंट रह के इस्तकामत के साथ ये जो मुकाबला किया। एक तो उसने बयानिया अपना बड़ा दुरुस्त रखा है, स्ट्रेट रखा है और कंसिस्टेंट रखा है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आई। और वो उसने कहा कि शरीफ खानदान की चोरियों को मैंने नहीं छोड़ना, चोरों को नहीं छोड़ना। ये फैसला कर दिया है पंजाब ने, इसको एंडोर्स कर दिया। दूसरी बात जो उसने बड़ी क्लियरली की है कि जो फौज है और जो इदारे हैं, अदलिया भी, इनको अपने दायरे में रहना चाहिए। अगर आधी रात को उठ के आते हैं जजेस तो फिर सबके लिए उठ के आए। और उसने बड़ा क्लियरली ये फॉर्मुलेट किया, ये दूसरी बात। और तीसरी बात जो उसने की, बड़ी क्लियरली की है, और उसमें ये पंजाब ने उसका साथ दिया है और एक आवाज होके दिया है, वो कि इलेक्शन जो है वो अब नागुज़ीर है और इलेक्शन के बगैर ये सिलसिला नहीं चल रहा। ये जो पार्लियामेंट है और जो उसके साथ रेजीम चेंज वाली साजिश हुई है, उससे ये पार्लियामेंट जिसने उसको वोट आउट किया उस साजिश के बाद, वो अब इररेलेवेंट हो गई है। अच्छा, ये चार चीजें उसने साबित कर दी हैं, और ये बाकायदा क्या क्या करके, और वो इससे उसने नैरेटिव अपना नहीं, ही हैजंट टेकन द आई ऑफ द बॉल। ठीक है। अच्छा, कोशिश की गई है उसको रन डाउन करने की। हाँ। जो बातें की हैं और जिस तरह बातें की हैं मरियम नवाज ने या दीगर उनके ये जो अमायदीन बड़े, ये राना सनाउल्लाह ने, ये सबको बिल्कुल लंबी लिस्ट है। अता तारर साहब हैं, मलिक साहब हैं, फिर राना सनाउल्लाह। अच्छा एतजाज साहब, एक चीज मुझे आपसे बड़ी जरूरी जाननी है, वो ये कि हम जब खान साहब अपनी तकरीरें और जब बातें कर रहे थे तो वो बार बार ये मिस्टर एक्स का नाम ले रहे थे, मिस्टर वाई का नाम ले रहे थे। यास्मीन राशिद साहब ने तो और खुल के भी बोला, उनका कि जी वो नहीं चाहते कि हम यहाँ पर जीते। तो यहाँ पर क्या एस्टैब्लिशमेंट ने अपना कोई रोल जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वहां पर होगा या उनको नहीं जीतने दिया जाएगा, जो खुद खदशात पीटीआई वाले कर रहे थे, हम तक भी उन्होंने नहीं पहुंचाया था। दूसरी बात इसी के साथ कनेक्टेड कि क्या हम ये समझे कि अगर एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं था या एस्टैब्लिशमेंट वाकई न्यूट्रल हुई तो ये सिविलियन सुप्रीमेसी की तरफ एक कदम हो सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है, बड़ा अहम सिविलियन सुप्रीमेसी की तरफ हो सकता है, क्योंकि ये जितनी हमें जिल्लत कराई हुई है शरीफ खानदान में इस हवाले से, सिविलियंस के सुप्रीमेसी के हवाले से, कि वो हर जगह हर दफा जाके फौज के साथ मिलके और वो साजिश करके उन्होंने बीबी के शहीद के खिलाफ भी हर वक्त फौज के साथ मिलके, वो आर्मी चीफ असलम बेग के साथ मिलके, नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो की हद तक इज्जत करता रहा। और फिर वो जिस तरह वो मतलब है उसने अपॉइंट किए आर्मी चीफ, और ये तवक्को की कि अब आर्मी चीफ उसकी गुलामी करेंगे। ये उसने तवक्को की काकड़ के बारे में, काकड़ से जनरल वहीद काकड़ से, ये उसने तवक्को की जनरल
जहांगीर करामत से, ये उसने तवक्को की जनरल मुशर्रफ से, ये उसने तवक्को की जनरल बाजवा से कि एक दफा अपॉइंट करके उनको गुलाम अपना बना समझना शुरू कर दिया। और उनकी जो बेटी साहिबा जिस कदर इन्होंने सख्त जबान इस्तेमाल की है अपनी तकरीरों में, इनको अब समझ जाना चाहिए कि ये इनका एहतसाब होना चाहिए। ठीक है, एहतसाब ये बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, लोगों ने एहतसाब के हक में वोट दिया है और ये नून लीग और शरीफ खानदान का एहतसाब होना चाहिए। अब ये नहीं गुडी गुडी मान जाए वो, अब वो एकदम गुडी गुडी मान गए कि जी बड़ी अच्छी बात है, हम बड़े दिल से हमें ये डिफीट लेनी पड़ेगी। ठीक है सर, थैंक यू। कोई गुडी गुडी नहीं, कोई गुडी गुडी नहीं, हाँ। मुकम्मल एहतसाब होगा। एहतसाब के हक में अवाम ने वोट दिया, ये कहना था एहतजाज हसन साहब का। बहुत शुक्रिया एहतजाज हसन साहब। चौधरी जाफर इकबाल साहब PMLN के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद जी। चौधरी जाफर इकबाल साहब, अब जरा बताइएगा कि अभी जिस तरह से एहतजाज हसन साहब कह रहे थे, मरीम नवाज साहबा ने ट्वीट कर दी, मलिक अहमद खान साहब आ गए, लेकिन एक दिन कबल जो रवैये थे और जो नफरतें थी और जो जबानें थी और जो इल्जाम थे वो एकदम पिघल गए। तो वाकई अवाम का जो अवाम की राय या अवाम ने जिसको वोट दिया खुले दिल से तस्लीम हुआ और आइंदा भी होगा। कुछ सबक सीखा हमारी सियासी जमातों ने? बहुत शुक्रिया नादिया, ये आपके सवाल का जवाब देके 2-3 एहतजाज हसन साहब की बातों का भी जवाब देना है। देखिए, जो हम पहले कह रहे थे अभी हम वो उसी तरह कहेंगे, उस कहने से तो हम पीछे नहीं हटेंगे। मतलब हमें ये अगर कहना पड़े कि वो हीरे की अंगूठी वाली बात थी तो वो कहेंगे। उस्मान बुज़दार साहब ने पंजाब का क्या होशर किया और कैसे किया वो भी हम कहेंगे। हम गंदम चोरी करने की बात करेंगे, चीनी चोरी करने की, वो बात उसी तरह होगी और वो हकीकत है। रही बात के हमने तस्लीम किया, क्यों नहीं करना? हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरी जमात हैं, हाँ। लोगों ने हमारे खिलाफ वोट दिया तो हमें तस्लीम करने में क्या आ रहा है? अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये लोग भी पूछ रहे हैं। 2 अलग चीजें आपके पास नहीं, एक सेकंड माजरत, मैं सिर्फ एक सवाल कर लूं फिर आपको पूरा टाइम दूंगी। लोगों का कहना यह है कि आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन था भी नहीं, आप तस्लीम ना करते तो आप क्या करते? देखिए, ये ऐसी बात नहीं है। अगर कोई हकीकत को तस्लीम ना करे तो क्यों ना करे? नहीं, अगर ना करते आप इसको तस्लीम तो आपके पास क्या ऑप्शन था? क्यों ना करते? नहीं, अगर ना करते क्यों ना करते? नहीं, क्यों ना करते? वजह बताए ना करने की। एक इलेक्शन हुआ है, उसमें लोगों ने हमारे खिलाफ वोट दिया तो हम तस्लीम ना करें? तो इलेक्शन तो 2018 में भी हुआ था, पंजाब के लोगों ने आपके खिलाफ वोट दिया था, पीटीआई की गवर्नमेंट वहां पर बन गई थी। 2018 का इलेक्शन रिग किया गया, फिर बात लंबी होगी। अच्छा, मतलब इसके अलावा वैसे आपके पास कोई ऑप्शन था नहीं था? सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ। जब देखिए, जब इलेक्शन फेयर हुआ है, अवाम ने वोट हमारे अगेंस्ट दिया तो हम क्यों नहीं तस्लीम करेंगे? ठीक है, तो अवाम ने आपके खिलाफ वोट क्यों दिया? कुछ समझ आया आपको ये बात? जी, हमें बिल्कुल समझ है, बिल्कुल समझ है। अवाम आपके खिलाफ? हमें समझ है। अवाम आपके खिलाफ महंगाई और मुल्क जिस सतह पर इस वक्त पहुंचा हुआ था, जो डॉलर का रेट था, जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें, वो पिछला किया धरा था। हमने उसे संभालना चाहा, संभालेंगे आइंदा भी। लोगों ने उन कीमतों का वो तमाम जिम्मेदारी, वो जो इमरान के जिम्मे थी, वो हमारे जिम्मे पड़ी। सर, लेकिन आपने जलसे जुलूस किए, मरियम नवाज साहिबा ने कोई 50 जलसे किए, आप लोगों का पूरा नैरेटिव बिल्ड हुआ कि इमरान खान जिम्मेदार है। तो आपकी बात पे नहीं, आप इस चीज को भी समझे कि आपकी बात पे अवाम ने एतबार नहीं किया। आप समझाते रहे कि हम जिम्मेदार नहीं। इत्तेफाक नहीं किया नादिया, मैंने तो आपके ये कहने से पहले कहा कि अवाम ने हमारी बात से, हमारे इस वक्त के सियासी नुक्ता नजर से इत्तेफाक नहीं किया, तभी हमारे खिलाफ वोट दिए है ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। अभी एहतजाज हसन साहब फरमा रहे थे। मैं ब्रेक ले लेती हूँ, मैं दोबारा आपको लेती हूँ, मुझे बार बार ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ। मेरी 2 मिनट सिर्फ है, 2 मिनट। जी। एहतजाज हसन साहब फरमा रहे थे कि मियां नवाज शरीफ हमेशा डील कर लेता है। अभी पता नहीं लाइन पे हैं कि नहीं। ये एक लॉन्ग मार्च लेके आए थे अदलिया बहाली के लिए, और खारियां पहुंचे तो हम इनके पाँव में बैठ के इनकी पिंटलियां दबाते रहे। लेकिन जब यहाँ हम पहुंचे डी चौक में तो पता नहीं किसके साथ इन्होंने डील की थी, और वहीं पे बाय बाय करके और बगैर कोई मुतालबा मनवाए चले गए थे।
चलें ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला ये है कि ये हमारी जो पाकिस्तान की सियासत की तारीखें हैं ये डीलों से हुई हैं। मेरा आज के प्रोग्राम का एंगल ही बेसिकली ये, मैं तो इसी पे बात कर रही हूँ कि खुदारा ये दिस इज द राइट टाइम कि इस वक्त सबक सीख लें कि शॉर्टकट्स ना लें, अब अवाम के वोटों पर इंतजार करें। जब आप वोट को इज्जत दो के बयानिया को चल रहा था तो वो मोस्ट पॉपुलर बयानिया था, और उसके बाद क्या हुआ आपको भी पता है कि जब मरियम नवाज साहिबा से सवाल किया कि आप इसको जिम्मेदार ठहराती थी तो उन्होंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। लेट मी टेक अ ब्रेक प्लीज, वापस आते हैं। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और PMLN का रिएक्शन सामने आ गया, एतजाज़ हसन साहब की राय भी सामने आ गई और तजिया भी आपके सामने अमीर अब्बास का हमने पेश किया। सरताज गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि तारुफ की मोहताज तो नहीं है लेकिन बड़े जश्न शजन मना के अपने घर को वापस लौटी हैं। अस्सलाम वालेकुम सरताज, कैसी हैं? थैंक यू नादिया, थैंक यू जी। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि ये जो कुछ हुआ सच्चे दिल से बताएगा, ये आपको ये तो आप लोग कह रहे थे कि जी हम इनसे हुकूमत वापस लेंगे और हम 12 सीट जीतनी थी, अब आप लोगों को चले 12 नहीं तो 14 आप लोग, लेकिन 17 आप लोग सीट्स ले लेंगे, एक आजाद ले लेगा, PMLN 2 ले लेगी, ये सोचा था? नादिया, मैं सीरियसली अगर मैं आपसे कहूँ, देखिए मैं तो सारा टाइम अपने हल्के में होती हूँ और रिजीम चेंज के बाद तो मैं कॉन्स्टेंटली अपने हल्के में और मैं सारा टाइम डेरा गाजी खान में होती हूँ। मैंने लोगों के रिएक्शन देखे हैं, मैंने लोगों की पल्स देखी है, मैं अपने आवाम की पल्स को जानती हूँ, मैं डायरेक्ट इलेक्शन जीत के आई हुई हूँ। यकीन कर रहे हैं अगर किसी को कन्विक्शन थी या नहीं थी, नादिया मुझे कन्विक्शन थी कि हम सारी की सारी सीटें जीतेंगे, क्योंकि महंगाई ने ये जो लोग लोटे बने, लोगों का वोट बेचा गया है, तज़हीक हुई है, तजलील हुई है पाकिस्तान के और वोटर्स की। और वो कहते थे कि हमने तो वोट इज्जत के लिए दिया, इससे थोड़ी दिया था कि आप हमें दुनिया के सामने शर्मिंदा कराए, हमसे तो पूछा भी नहीं गया। तो मैं तो अपने इलाके की पल्स को जानती थी, मुझे तो बिल्कुल कन्विक्शन थी कि हम बहुत सारी सीटें जीतेंगे और मुझे अपनी पब्लिक के ऊपर भी ट्रस्ट था और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कैंपेन के ऊपर भी। देखिए सीरियसली नादिया, इतना सीरियस बाई इलेक्शन कभी किसी लीडर को आपने देखा है कि वो इतना सीरियस होकर हर हल्के में जाए, फिर सेकंड ईयर लीडरशिप हमारी तरह की उनकी ड्यूटीज लगाई जाए, इतनी मुनज़्ज़म कैंपेन हमने चलाई, हमारे वर्कर्स जो है वो जानते थे कि हमने इलेक्शन वाले दिन क्या करना है। यकीन करें कि हमने इतनी टफ एक्सरसाइज की थी कि मुझे तो यकीन था कि हम ये इलेक्शन इसलिए जीतेंगे क्योंकि अवाम में मैंने गम और गुस्सा देखा है। आप यकीन करें कि आप हमारे डेरा गाजी खान दूर दराज इलाकों में, आप नादिया मेरे साथ चलें, लोग कहते थे ना कि ये शहरी इलाकों की पार्टी है, ऐसा नहीं है। आपका गांव गांव लोग बताएंगे कि हमारे जमीर को बेचा गया, हमारे वोट को बेचा गया, हमारे मुल्क को बेचा गया, हमारे मुल्क की सालमियत को सौदा किया गया, चोर डाकू हमारे सर के ऊपर मुसलत किए गए और वो तो कहते थे कि जी हम बड़े अच्छे हैं, हम पाकिस्तान को बड़ा अच्छा कर लेंगे। ये कैसी ये हुकूमत है कि उन्होंने 2.5 महीनों में पाकिस्तान का दिवालिया कर दिया। तो मैं उस गम गुस्से को जानती थी, आई न्यू इट कि अगर हमने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया वोट इलेक्शन वाले दिन, तो हमारी इतनी जीत होगी। और ये आप देखिए ना, हमारे जो कैंडिडेट है कोई 60,000 ले रहा है, कोई 50,000 ले रहा है, ये तो लग रहा है जनरल इलेक्शन का वोट है ना। तो अवाम ने बड़ा सीरियसली, तो मतलब कि अवाम डेमोक्रेसी पे बिलीव करती है, अवाम डेमोक्रेसी पे बिलीव करती है, अब अवाम सिविलियन सुप्रीमेसी पे बिलीव करती है और ये बिलीव अब तमाम के तमाम सियासी जमातों को करना होगा। ये इस चीज का एक तरफ एक कदम है। दूसरी बात ये ठीक है कि इमरान खान साहब का जो नैरेटिव था वो बहुत ज्यादा पॉपुलर था, पब्लिक ने उसको बाय भी किया। दूसरी तरफ एक बड़ा गुड जेस्टर हम PMLN का देख रहे हैं और मरियम नवाज साहिबा ने भी उस पर कहा है कि जी खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए, अवाम की राय का एहतराम करना चाहिए। तो ये जो जेस्टर है ये आने वाले दिनों में कंटिन्यू होगा, आप इसको वेलकम करते हैं? किस तरह से देखते हैं PMLN के इस रिएक्शन को? देखिए नादिया, मैं तो अपनी पार्टी की बात करूंगी। हमारी पार्टी में इसके लिए डेमोक्रेसी है कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, हम रीस्ट्रैटेजाइज करते हैं, हम अपनी चीजों को दोबारा ठीक करते हैं, जहाँ पे हम हमारी गलती होती है हम उसको मान लेते हैं, जहाँ पे हमारे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो कलेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अगर मैच नहीं करता तो हम उसको कायल करने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक PMLN की बात है, देखिए देर आए दुरुस्त आए, उनको मान लेना चाहिए कि वो अपना इलेक्ट्रल वोट खो चुकी है। वो अपने इलेक्शन कैंपेन जो मरियम नवाज ने एक बयानिया जारी किया था कि हम एस्टैब्लिशमेंट इंटरफेयर ना करें, वोट को इज्जत हो, वो तो पता चला कि वोट तो इज्जत नहीं होगी ना। उनका सारा बयानिया एक टेलीफोन कॉल के लिए या रिजीम चेंज के लिए उन्होंने अपने आप को फौरन बेच दिया। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो वो उनका तो वोट का एक जो है ना, वो तो खबर ही नहीं रहे कि वो इलेक्शन के अंदर जा सके। हर रोज तो रिजीम चेंज नहीं होता ना, हर रोज तो आवाम सोई भी नहीं होती, हर रोज तो इस तरह नहीं होता कि आप कहेंगे कि
चंद नोटों वाले आएंगे और आपकी जमीर 20-25 लोगों को खरीद लेंगे। आवाम तो इसके अंदर बाशऊर हो चुकी है कि देखिए अब उन लोगों के लिए तो सियासत करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं समझती हूँ कि अगर उन्हें अपने हार को तस्लीम किया है, अच्छी बात है। पॉलिटिकल पार्टियों में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, चीजों को समझना चाहिए कि आपका जो बंद कमरों के अंदर या आपका जो बंद दरवाजे की पीछे स्ट्रैटेजी वो नहीं चलनी, वो ना काम है। आवाम की अदालत ये सलाम है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो इमरान खान साहब इलेक्शन से कबल एक बयानिया बना रहे थे, मिस्टर एक्स की बातें कर रहे थे, मिस्टर वाई की बातें कर रहे थे, वो क्या हुआ? वो फिर गलत था? देखिए नादिया, मेरी बात सुने, मैं तो बड़ा एक सिंपल उस पे फार्मूले के ऊपर मेरी जो स्टेटमेंट है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया मैं अपना इलेक्शन जीत के आई हूँ और तो मैं अपने पब्लिक को समझती हूँ। हमारे लोग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और हम सब अवाम इदारों की बड़ी इज्जत करते हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जितनी भी जद्दोजहद है वो इसी के लिए कि इदारे में लाइन ना हो, इदारों में इंटरफेरेंस ना हो, इदारों में पर्सनल ना हो, इदारे कलेक्टिवली पाकिस्तान को आगे जाए, वो किसी की तरफ बायस शो ना करें। और देखिए खुदा ना खास्ता अगर ये कौन थे फिर? मैं उसी की बात कर रही हूँ। अगर XYZ जो भी था, अगर वो इदारे टिल्ट होने की कोशिश करते और अवामी राय और वोट के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश करते तो ये तासर तो बड़ा खतरनाक है अवाम में और इदारों के अंदर के। जी आप कहेंगे कि ये चोरों, डाकों को और लुटेरों को या कन्विक्टेड क्रिमिनल को सपोर्ट और प्रोटोकॉल करते हैं। अवाम को आप इंडिपेंडेंट छोड़ता है अवाम अपना, तो मेरा ख्याल में इनकी इज्जत तो इदारों की और XYZ की पजीराई होगी, इज्जत होगी। ये गैप बढ़ना नहीं चाहिए। अगर उनसे गलती होती है तो उनको अपनी ठीक करनी चाहिए, अगर पॉलिटिकल पार्टी से गलती होती है तो उनको अपने आप को ठीक करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच जरताज, आपके बात का मेरा ख्याल है कि सबसे बेहतरीन बात यही है कि दिस इज द सब अपनी अपनी गलतियों से सीखे। मैं बात कर रही हूँ सब की, और सब में फिर सभी आते हैं। और पाकिस्तान, जिस तरह से मैंने इंट्रो में कहा था कि पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत मुख्तलिफ और बड़ा सुनहरी दिन है और इस दिन को आज के दिन के बाद ही ख़त्म नहीं करना, लपेट के नहीं रखना। इस दिन से सबक हासिल करना है, जी से सबक हासिल करना है, अवाम की राय और अवाम की ताकत को सर चश्मा समझना है और इसी को लेके आगे बढ़ना है। तो मेरा ख्याल है वो दिन दूर नहीं है जो पाकिस्तान के भी एक अच्छा जमहूरी ममालिक में उसका शुमार होगा। नादिया मेरे से कोई इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। हर जुम्मे से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को YouTube चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें।